हेलो स्टूडेंट। तो इसकी पिछले कक्षा में मैंने आपको संसाधन एवं विकास पे नोट्स करवाए थे। तो अभी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न, वो मैं करवाऊंगी। तो ये मॉक टेस्ट है, आप इसका जवाब देने का कोशिश करें और काउंट करें कि आपका कितना सही हुआ है, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो ये क्वेश्चन मैं बताई थी, याद करिए, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? लेटराइट, काली, जलोढ़, लाल एवं पीली। बताइए स्टूडेंट, क्या होगा? बिल्कुल सही, जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तरांचल। बताइए, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। बताइए। हाँ, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इंजीनियरिंग, वन, प्रौद्योगिकी और मशीनें। देखिए, मानव निर्मित नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं है। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, वन। ये शब्द किसने कहे? हमारे ये शब्द किसने कहे कि हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए ये किसने कहा है? तो बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, तो क्या कहलाते हैं? आप बताइए। नवीकरणीय, मतलब संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। नवीकरणीय, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन और चक्रीय संसाधन। बताइए। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन। कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। तो क्या नहीं है प्राकृतिक? तो भूमि, भवन, जल, खनिज। तो बताइए क्या नहीं है? ऑब्वियसली भवन हो जाएगा, भवन नहीं है। इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा। बताइए। बिल्कुल सही, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? वो नवीकरणीय संसाधन हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो अभी आपने बताया था जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, मतलब नदियों द्वारा, यहाँ पे प्रिंट में छूट गया है, नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद होता है उससे हुआ है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है और इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक को लिखिए। तो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं? उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैल, ह्यूमस और समय। तो पहला क्या था? उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैल, ह्यूमस और समय। ये सभी जो है मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम बताइए। तो भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। वन मृदा की दो विशेषता बताइए।
तो क्या हो जाएगा, नदी घाटी में मृदा दोमट और सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। और हिमालय के हिम शैलों में ये अधिसिलिक एवं ह्यूमस रहित होती है। मरुस्थलीय मृदा की क्या विशेषता होगा, इसका रंग जो है लाल एवं और भूरा, रेतीला और लवणीय, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होगी मरुस्थलीय मृदा में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना। जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक जो समस्या था उसका समस्या का क्या हल है। एजेंडा 21 क्या है, एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि की जाती है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। यानी बच्चों जो सोपानी कृषि है या सीढ़ीदार कृषि है, आप हमेशा गौर करना जब ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वो वहीं पे ये कृषि की जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर मैदानी क्षेत्र जहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है अगर वो ऑप्शन में रहता है तो वो आप बिल्कुल भी टिक ना करो। ऐसे 2 मानवीय क्रिया लिखिए जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन, अत्यधिक भौम जल का निष्कासन। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए, तो क्या होगा, वन कटाई, खेती करने के गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। खादर और बांगर में अंतर बताइए। बांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़क मृदा होती है और खादर ये नए जलोढ़क, यानी जब बाढ़ के साथ जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो वो अपने साथ क्या करते हैं, नई मिट्टी लेके आती हैं। तो हर साल क्या होता है वहाँ नए जलोढ़क पैदा होते हैं। और बांगर में जो होता है प्राचीन रहते हैं। कंकर एवं कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगी बांगर में। खादर में क्या होगा, अधिक बारीकी और रेतीली मिट्टी होती है। बांगर बार बार नवीकरण नहीं होता बांगर का, और खादर में बार बार नवीकरण होता है। यानी जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ होता है वहाँ की मृदा क्या होगी, खादर होगी, लेकिन जहाँ नहीं आता वहाँ की मृदा क्या होगी, बांगर होगी। ये जो है दोमट मिट्टी के 2 प्रकार हैं, बांगर और खादर। नदी बांगर नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, यानी नदी से दूर होगा बांगर मृदा। ऑब्वियसली यहाँ जहाँ पे बाढ़ का पानी ना पहुँचे या नदी की पानी ना पहुँचे वहाँ पे बांगर मृदा होगी। खादर क्या होगा, नदी के आसपास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। अब बोल रहा है संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बताएं। किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है, पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए और भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। उत्तर, मैदान, पर्वत, पठार। किन्हीं भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है, मैदान। पर्वतों का कोई एक लाभ, पर्वत भारत की कुल निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, कहाँ, पठारी भाग में। काली मृदा की विशेषता क्या है, कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है। रेगड़ मृदा, इसको क्या कहते हैं, रेगड़ मृदा भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी से बनती है और फास्फोरिक तत्व प्राय कम मिलते हैं। उन कारकों का वर्णन करें जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो मृदा निर्माण के लिए धरातल में पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति, समय और अन्य जीव प्रमुख कारक है। तापमान में परिवर्तन, जल, पवन और हिमनदों का कार्य, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, मृदा में जैविक और जैविक पदार्थ होते हैं। ये सभी कारक मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपाय का वर्णन करें। संसाधन नियोजन में क्या उपाय कर सकते हैं, तो देश में संसाधन की पहचान पहले तो करना पड़ेगा कि कहाँ संसाधन है और किस प्रकार की संसाधन है। फिर उसका हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र फिर बनाना कि किस किस क्षेत्र में संसाधन है। संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापन,
तो उसका गुणात्मक, उस संसाधन का क्या क्वालिटी है और कितनी मात्रा में वो संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम उसका कितना यूज़ करेंगे और कितना भावी पीढ़ी के लिए रखेंगे, ये संसाधन नियोजन में सोचेंगे हम। एक निश्चित ढांचा तैयार करना, अब हम क्या करेंगे कि एक ढांचा तैयार करेंगे कि किस प्रकार हम उस संसाधन का क्रम बाय क्रम नियोजन करेंगे। एक निश्चित ढांचा तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। अब जो हम संसाधन विकास योजना बना उसका जो राष्ट्रीय विकास है उससे मिलान करेंगे। तो इस तरह का हम संसाधन नियोजन करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें। निजी संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, 4 विधि बताइए। तो समोच्च रेखा के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि और आश्रय पेटी, ये 4 है। मृदा संरक्षण के लिए आश्रय पेटी बनाकर, पट्टीदार, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर और समोच्च रेखा के द्वारा। भारत में पाए जाने वाली मृदा के प्रमुख प्रकार में तो जानते हैं आप, जलोढ़, काली, लाल और पीली, लेटराइट, पर्वत और मरुस्थलीय। संसाधन नियोजन क्या है मैंने बताया अभी। संसाधन के अधिक उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो संसाधनों का क्या होगा, अति उपयोग करेंगे तो संसाधन का ह्रास होगा। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग हो जाएगा। वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना, ये सब हो जाएगा। अब संसाधन में हम लोग संसाधन जान गए कि क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी। फिर 1974 में सुमेशर ने पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन की पुनरावृत्ति की थी। कब, 1974 में। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल याद रखिएगा। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किया गया।